हेलो स्टूडेंट्स, आज रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारा 5th लेक्चर है और 5th लेक्चर में हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, तो दोनों अभिक्रियाओं में से मैं पहले आपको विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बताना चाहूंगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उसके लिए सबसे एक मैंने एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल पे हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ दो प्रश्नालियां ली है। एक प्रश्नाली ऐसी है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, केवल दूसरी प्रश्नाली ऐसी है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसका रंग नीला होता है। दोनों ही प्रश्नालियों में एक जैसा ही कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, जिसकी कंसंट्रेशन सांद्रता एक जैसी है, ताकि उनके जो रंग की तीव्रता है वो भी क्या हो, एक जैसी हो। उनमें से जो दूसरी प्रश्नाली है, दूसरी प्रश्नाली में मैंने क्या किया है, लोहे की एक कील डाल दी है और दोनों प्रश्नालियों के लिए कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आराम से उनको रख दिया है। तो लोहे की कील जो मैंने उसके अंदर डाली है, दूसरी प्रश्नाली के अंदर, अगर 2 घंटे के बाद मैं दोनों प्रश्नालियों को एक दूसरे के साथ रख के दोबारा देखता हूं, तो मुझे मैंने देखा कि भाई जो पहले वाली प्रश्नाली है उसका रंग जो था, जितना तीव्र पहले था उतना ही तीव्र है, लेकिन पहली की अपेक्षा दूसरे वाली जो आपकी प्रश्नाली है उसमें जो नीले रंग का जो तीव्रता थी वो क्या हो गई है, कम हो गई। अब वो नीले रंग की तीव्रता कम होने का क्या कारण है, अगर उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं तो मैं बता देता हूं आपको कि जो दोनों ही विलयन थे, दोनों विलयन में कॉपर सल्फेट का जो विलयन हमने बनाया था उसमें नीले रंग का जो कारण था, नीले रंग का जो कारण था वो था कॉपर सल्फेट। क्या था, कॉपर सल्फेट। यानी विलयन का नीला रंग जो है, का नीला रंग किसके कारण था भाई, कॉपर सल्फेट के कारण। अब दूसरी प्रणाली में जब मैंने उसके अंदर आयरन यानी लोहा डाला, तो उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, आयरन यानी जिसको Fe से दर्शाते हैं हम, उसके साथ अभिक्रिया करके FeSO4 बनाया, फेरस सल्फेट, और कॉपर जो आयन था उसको बदल दिया किसमें, कॉपर में, ठोस धातु। तो अगर मैं अभिक्रिया को ध्यान से देखता हूं तो रासायनिक अभिक्रिया जब हुई है तो उसमें कॉपर सल्फेट जो है वो अभिक्रिया करके उसका पतन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर कॉपर सल्फेट खत्म हो रहा है इसमें, तो जाहिर सी बात है जो रंग है का कारण था वो रंग भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और जब हम कुछ समय के बाद देखेंगे तो इसका रंग काफी हल्का नीला हो जाएगा। तो हल्का नीला होने का कारण सिर्फ ये है कि इसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई। तो इस अभिक्रिया को अगर बड़े ध्यान से हम देखते हैं तो ये मैंने यहाँ समीकरण बनाई है इसके लिए। तो समीकरण में क्या है कि भाई यहां दिखाया गया है कि जो कॉपर था वो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था। कॉपर सल्फेट हमारे पास एक साल्ट था, मतलब लवण था। अब उस सल्फेट से हटा दिया है किसने, आयरन ने, लोहे ने, इसको, कॉपर को, और उसके साथ खुद आ गया है। या मैं ये कह सकता हूं कि Fe यानी कि लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है, किसके साथ से, सल्फेट के साथ से। तो सल्फेट के साथ से हटने पर हमें पता चल गया है कि भाई यहाँ विस्थापन हुआ है, यहाँ हटाया गया है किसी को, लेकिन किसने हटाया, Fe ने हटाया किसको, कॉपर सल्फेट। क्लियर। तो इसी ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। यानी कि इसका रिवर्ट एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं चाहूं कि मैं एक विलयन ले लेता हूं FeSO4 का, एक्वस विलयन, एक्वस मतलब जल में, और कॉपर धातु का कोई कील उसके अंदर डाल देता हूं,
कील है ठोस, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, CuH सॉलिड लिखा है। तो यहाँ समीकरण क्या होनी चाहिए, कॉपर को विस्थापित करना चाहिए किसको, आयरन को। तो समीकरण ये होनी चाहिए कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर को हटा दिया किसने, सॉरी आयरन को हटा दिया, लोहे को हटा दिया किसने, कॉपर ने, और लोहा लगा। तो अगर मैं यह अभिक्रिया करके देखता हूं तो यह अभिक्रिया नहीं हो रही है, नहीं होती। क्यों नहीं होती उसके बारे में आपको बताता हूं। क्योंकि यहाँ जो धातु है लोहा Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर लोहे को हटा नहीं सकता है, कॉपर लोहे को हटा नहीं सकता है। यहाँ बिल्कुल क्लियर था, लोहा ज्यादा क्रियाशील था, उसने कॉपर को हटा दिया। तो इसलिए परिभाषा जब हम लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रहे, ज्यादा क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है। तो ऐसी विक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, ये पहले एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे दूसरे एग्जाम्पल में बताता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, अगर मैं कॉपर सल्फेट विलेन के अंदर ही कॉपर सल्फेट का ले लो, तो उसके अंदर अगर मैं डाल देता हूं आपके पास जिंक धातु, जिंक धातु के कुछ टुकड़े डाल देता हूं, तो जिंक जो है वो भी उसको क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी किसको, कॉपर को। यहाँ जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया, और उसके साथ कौन आ गई है, जिंक आ गई। तो इसका मतलब जिंक जो है कॉपर से क्या है, ज्यादा क्रिया। इसी तरीके से अगर मैं तीसरी विक्रिया बताता हूँ आपको, कॉपर क्लोराइड, जैसे मैंने ले लिया कॉपर क्लोराइड CuCl2, एक क्यों लिखेंगे उसको हम, क्योंकि हमने विलेन लिया है, और उसके अंदर लेड धातु मैंने डाल दी है PbS, तो हमारे हिसाब से क्या बनना चाहिए, PbCl2 एक क्यों प्लस कॉपर धातु ठोस, क्या बननी चाहिए, कॉपर धातु जो है वो ठोस बननी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं कहूँगा कि Pb यानी कि लेड ने, किसने भाई, लेड ने हटाया दिया किसको, कॉपर को। तो यहाँ से भी आइडिया लग रहा है हमें बिल्कुल क्लियर कि लेड जो धातु है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, जो लेड धातु है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे मैंने एक समीकरण लिखा है यहाँ, पहले मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको कि भाई मैंने एक प्रश्नावली ली है जिसमें मैंने BaCl2 यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जल में विलयन लिया है, जल में विलयन के लिए मैंने क्या लिखा है, A लिखा है। दूसरी प्रश्नावली है Na2SO4 का भी मैंने जलीय विलयन लिया है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जो है दूसरी प्रश्नावली है। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, दोनों को मिश्रित करने पर यानी मिक्स करने पर एक प्रणाली में डाल दिया है। तो अगर मैं क्विक एक्शन यहाँ पर होगा और देखूंगा उसको, तो मेरे को पता चलेगा कि नीचे बिल्कुल प्रणाली के नीचे जो थोड़े थोड़े सफेद रंग के जो हैं ठोस सा पदार्थ बन गया है। जो ठोस पदार्थ बना है वो ठोस पदार्थ है बेरियम सल्फेट, इसलिए उसके साथ में मैंने लिखा S, यानी कि ये है बेरियम सल्फेट ठोस में बदल गया है। इसको हम अवक्षेप भी बोलते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बन गए हैं, और जो ऊपर विलेन रह गया है उस विलेन के अंदर है NaCl विलेन, NaCl का विलेन यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलेन है। तो पूरी प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो पूरी इक्वेशन को देखो ध्यान से। पहले बेरियम के साथ कौन थे, क्लोराइड आयन थे, तो बेरियम क्लोराइड था। अब यहाँ बेरियम के साथ कौन है, सल्फेट। सल्फेट पहले सोडियम के साथ था, लेकिन अब सोडियम के साथ कौन है, क्लोराइड है। कौन है, क्लोराइड। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है। बेरियम आयन चला गया है सल्फेट आयन के साथ, और सोडियम आयन चला गया है किसके साथ, क्लोराइड आयन के साथ। तो ऐसी विक्रियाएं जिसमें आयनों का आपस में आदान प्रदान हो, एक दूसरे के साथ आयन बदल लें, ऐसी विक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अभिक्रिया बता दी। इस अभिक्रिया को हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है।
इस अभिक्रिया की खास बात और है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप, ठोस। किसका? बेरियम सल्फेट का। तो बहुत सारी द्विविस्थापन विक्रियाएं जो होती हैं उसमें ऐसा ही होता है, तो अवक्षेप बनते हैं या कोई गैस बन के रिमूव हो जाती है, उड़ जाती है, तो लास्ट में जो विलन रहता है, विलन के अंदर एक ही लवण के आयन बच जाते हैं। तो ऐसी विक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी विक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो वो क्या कहलाएंगी? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके और भी एग्जाम्पल अवक्षेपण अभिक्रिया के। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल तो यही है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, AgNO3 मैंने लिया है। AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट का जो जलीय विलयन हमने लिया है उसके साथ दूसरी प्रणाली में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हम लेंगे, और सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के विलयन को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप बनेंगे सफेद रंग के, जैसे यहाँ बने थे। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? अवक्षेपण। एक लवण जो उसके अवक्षेप बन जाएंगे क्योंकि वो जल के अंदर घुलनशील नहीं होता है, और दूसरा जो होगा हमारे पास वो जल के अंदर घुलनशील अवस्था में रहेगा। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एक ये था, ये तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉपर सल्फेट जो हमारे पास है, कॉपर सल्फेट AKO, अगर उसके जलीय विलयन के अंदर से हम H2SG, देखो मैंने यहाँ G लिखा है, ध्यान दें। H2S यानी कि गैस, क्योंकि H2S जो सामान्य तापमान पर गैस की फॉर्म में पाया जाता है। जब H2S गैस उसके अंदर से गुजारेंगे, किसके अंदर से? कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर से, तो वहां CuS कॉपर सल्फाइड के काले रंग के अवक्षेप बनते हैं। एस मैंने सॉलिड यहाँ पर लिख दिया, ठोस, और साथ में जो विलयन आपका रह जाएगा, जैसे यहाँ रहेगा था, वो इसका होगा H2SO4। तो यहाँ पर जो अवक्षेप बन रहा है वो अवक्षेप सही मायने में क्या होता है अगर हम देखें तो वो अघुलनशील लवण होता है। अघुलनशील लवण, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। जो चीज अघुलनशील होगी उड़ेगी नहीं, तो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन, दैट इज कॉल्ड अवक्षेप। उसको हम क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। क्लियर है? तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए।